खिचड़ी मुद्रा सबसे सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है, इस बात का ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा जो यूजफुल है योग के अंदर, वो खिचड़ी मुद्रा है। मतलब कि योग साधकों के लिए, जो हठ योग के साधक होते हैं, इसलिए आपने पढ़ा भी होगा, आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन सिद्ध आसन का है। कुंभकों में सर्वश्रेष्ठ कुंभक जो है केवली कुंभक है। इसी तरीके से मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ मुद्रा कौन सी है? खेचरी। खिचड़ी मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसका अंदाजा आप लगा सकते हो कि खिचड़ी मुद्रा सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल जानेंगे, थोड़ा सा कोशिश रहेगी इसको हम पढ़ें। उससे पहले कुछ दो तीन चीजें जरूरी आपको जाननी बहुत जरूरी है। उसके बाद में फिर मैं आपको टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, सौमंडल, सूर्यमंडल और योनि मंडल। मंडल का मतलब होता है स्थान। ये तीन स्थान है मुख्य रूप से, होते तो और भी बहुत है, लेकिन यहाँ ये विशेष है। तो इनकी विशेषता क्या है? सोम मंडल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, सोम मंडल। ठीक है, यानी कि ये जो पार्ट होता है हमारा, जो आगे चक्कर वाला पार्ट है, यहाँ से सोम स्त्राव निकलता है, अमृत निकलता है। क्या निकलता है? अमृत निकलता है। ठीक है, और वो अमृत शिव संहिता के अनुसार, शिव संहिता में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को, शिव संहिता के अंदर, कि ये जो है यहाँ से अमृत दो नलियों में निकलता है। एक तो सीधे जाकर के सूर्यमंडल में आके भस्म हो जाती है, और दूसरा जो पूरा वो है पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरीके से शिव संहिता के अंदर बताया गया, यानी कि दो भागों में निकला। एक जो भाग है वो तो जाकर के सीधा, जो हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टमक में, यानी कि सूर्यमंडल में आके भस्म हो गई, और दूसरा पूरे शरीर में फैल गया। और इसी की वजह से हमारे शरीर में बल और तेज होता है। ठीक है, तो इसी को रोकने के लिए स्पष्ट बताया गया, आगे जब हम सूत्रों को पढ़ेंगे, जब तक हमारे शरीर के अंदर ये सोम रस है, सामान्य रूप से इसकी तुलना वीर्य से भी कर दी जाती है। एक्चुअल में वीर्य तो अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से सोम रस की तुलना वीर्य रस से भी कर दी जाती है, कि जब तक जिस साधक का शरीर वीर्य से भरा होगा, सोम रस से भरा होगा, उस साधक की मृत्यु नहीं हो सकती। हमारे प्राचीन हट्टियों के ग्रंथों में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण होता है इस सोम रस की, इस अमृत की, इस वीर्य की कमी। क्या होता है मृत्यु का कारण, बुढ़ापे का कारण? माइक खोल के बताएं। बुढ़ापे सोमरस का, की कमी। हाँ, सोमरस की सोम रस कमी। की, इस अमृत की कमी। अब आप मान लीजिए कि ऊपर यहाँ पे 1 kg, मैं ऐसे होता नहीं है, मैं वैसे एजम्पशंस लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। हम पैदा हुए, हमारे पास 1 किलो बना हुआ है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये रस तो धीरे 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 समाप्त हो रहा है, क्योंकि ये हमारे सूर्यमंडल में आके भस्म हो रहा है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, धीरे धीरे ये जो ऊपर का जो कोटा है वो कम हो जा रहा है अपना, सोमरस का, अमृत का। और इसी की वजह से हम बूढ़े होते हैं, हमारा शरीर कमजोर होता है। तो यहीं पे हठ योग के जो साधक रहे हैं बड़े बड़े,
गोरक्षनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, स्वात्मा राम जी, इन लोगों ने जाना कि अगर हम इस रस को गिरने से रोक दें, यानी कि जो भस्म हो रहा है ना सूर्यमंडल में, अगर इसको हम रोक दें तो हम काफी हद तक हम मृत्यु को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आयु को बढ़ा सकते हैं। मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई बदल नहीं सकता, लेकिन उसको आयु को बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पे 100 साल है वहां पे 150 200 किया जा सकता है, और योगियों ने करके भी दिखाया है। जब प्राचीन हम इतिहास पढ़ेंगे योग का, उन्होंने करके भी दिखाया है, और उसका मेन कंसेप्ट यही है। क्या समझ आया आपको? मृत्यु को बढ़ाने का सबसे मेन कारण क्या है जो योग साधक जो फोकस किया है हमारे ऋषियों ने बताए? सोम रस को सोम रस जो नष्ट हो रहा है, ठीक है, उसको, इस स्त्राव को बचाना, उसको वेस्ट ना करना, ये एक तो योग साधना के द्वारा किया जाता है ऐसा, और दूसरा ब्रह्मचर्य के व्रत को पालन करके किया जाता है। दो तरीके हैं ये। एक तो हम योग साधना के द्वारा, खिचड़ी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, जो अलग अलग जो मुद्राएं हैं, योग साधनाएं हैं, उनके द्वारा हम इसको बचाते हैं। दूसरा ब्रह्मचर्य के द्वारा बचाते हैं। दोनों तरीके हैं जिसके जरिए हम अपने शरीर को वीर्यवान, ओजस्वान, बलवान, लंबी आयु का बनाते हैं। तो ये हो गया मेन कंसेप्ट। इसके बाद अब आगे हम पढ़ाई शुरू करते हैं। ये मेन कंसेप्ट सबका क्लियर हुआ या इसमें भी कोई डाउट है किसी को? फिर सारी सर बातें हमारी ये इसके आसपास घूमेगी। क्लियर सभी को? सर सर मुझे एक चीज पूछनी है। जी रोना जी। सर ये बहुत बार पढ़ा है सोमरस, पर प्रैक्टिकली ये चीज होता क्या है? मतलब ये जो ग्लैंड से सीक्रीशन जो होता है वो होता है, या ऐसे किसको कैसे समझे सर? आप इसको, हाँ, सामान्य रूप से आप इसकी जो तुलना बताई गई है ना, इसमें 16 दल का बताया गया है। कल मैं भी गुरुजी से डिस्कस कर रहा था, उन्होंने भी यही बोला कि इसका जो रिलेशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में है। पीनियल ग्लैंड का रिलेशन तो आगे चक्कर के साथ में है, लेकिन ये जो सोमरस की जो बातें होती है, इसका जो रिलेशन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में। एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है, अभी तक रिसर्च बाकी है अभी, लेकिन ये हमारे जो गुरुजन रहे हैं, जो काफी अभ्यासी, उन लोगों के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो कोरिलेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में रखा जाता है। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि वही मास्टर ग्लैंड है और वही सारी एक्टिविटी, आपका ग्रोथ, मेंटल, सब चीजें वही कंट्रोल करती है, तो शायद इस पे हाँ कंट्रोल जी, करना योगियों का वो रहा होगा। इसीलिए ज्यादातर एजेंशंस वहीं पे जाते हैं, लेकिन अभी रिसर्च वर्क बाकी है। आप जैसे लोग आगे जाके रिसर्च करेंगे तो क्या पता और अच्छे से प्रूफ कर दो आप लोग इसको, जाओगे आप पीएचडी में, आगे रिसर्चर बनोगे। हाँ, धीरे धीरे हम सब का टारगेट है इन चीजों को प्रूव करना। कौन इस चीज को लेंगे, देखते हैं हम में से ही होगा कोई साधक जिसको प्रूव कर देगा और आगे जाके। पर तो पीट्यूटरी को तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ना सर? हाँ, वो मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है ये। ठीक है, ये एनाटॉमी का पार्ट हो गया। तो अभी आप, अभी के लिए आप इसका जो संबंध है पिट्यूटरी से समझ लीजिए। ठीक है, कि वहां से वहां पे हमारा 16 दल का जो पुष्प है, वहां पे उसको चक्र है। ठीक है, वहां से स्त्राव होता है, और वो स्त्राव दो भागों में डिवाइड होता है। एक जो है अपना सूर्यमंडल में आके भस्म हो जाता है, और दूसरा स्त्राव पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल जाता है, उससे तो शरीर का पोषण होता है, शरीर पुष्टवान होता है, शरीर में ऊर्जा आती है। और जो सूर्यमंडल में आके भस्म हो जाता है उसको हम रोक सकते हैं, और उसी की बात कही गई है यहाँ पे, ताकि वो भस्म ना हो, उसको हम बचा सके। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट आपका? अब देखिए ये रहा। ठीक है, तो पहले ये आप इसका हमारे ओरल कैविटी का स्ट्रक्चर आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा।
कि हमारा जो जो मुंह है, यहाँ पे टंग है हमारी, ठीक है। और ये जो हमारी फेरिंग्स है, इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। इसको हाइपोफेरिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हम अपनी जीभ को पीछे की तरफ ले जाते हैं, ये रहा यहाँ पे इस पार्ट, इस फोटो में पीनियल ग्लैंड को हाईलाइट किया गया है, लेकिन ज्यादा लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो अभी हमारा विषय नहीं है, लेकिन अब विशेष रूप से यहाँ पे 16 दल का वो श्योर है कि 16 दल का कमल है और वहां से स्त्राव होता है। तो ये जीभ को इस तरीके से पीछे ले गए और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ इसको टच किया जाता है और इसी को बोलते हैं खेचरी मुद्रा। क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स क्या करो, इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, ठीक है। सर खेचरी जहाँ मुद्रा। पे सर ये जो जगह है इसको कपाल कुहर इसी को बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल इसी को ही कपाल कुहर बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, मैं इसकी प्रॉब्लम को आपको बता देता हूँ। आप भी लोग देखेंगे, जो आपकी जीभ होती है, आप ले जाके देखो अपनी जीभ पीछे, जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी, इसका रीजन आपने कभी सोचा? क्यों नहीं जा रही है जीभ आपकी पीछे, बताओ। सर जीवा सर बंद छोटी है इसलिए। छोटी लेंथ। सर बंद के कारण, जो जीवा के नीचे बंद है उसकी वजह से। वेरी गुड, देखो ये रहा, ये मैंने फोटो भी निकाली आपके लिए, दिखाई दे रहा है ना, देखो ये वाले जो लाइन से है, ये जो लाइन है, यानी कि ये जीवा को पीछे जाने से रोक देते हैं, इसको जीवा बंद बोलते हैं, ठीक है। और खेचरी मुद्रा में इसी का अभ्यास किया जाता है। एक तो जीवा बंद को धीरे 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 करके काटा जाता है, और दूसरा जो ये जीभ की जो लेंथ है, इसको खींच खींच के बड़ा कर दिया जाता है। दो चीजें की जाती हैं, पहला तो जो शिराबंद को काटा जाता है, दूसरा जीभ को खींच के लंबा किया जाता है, ठीक है। देखिए इसमें कितने अच्छे से बताया गया है। हालांकि ये थोड़ा सा चौथी वाली थोड़ा डरावनी लग रही है पिक्चर, इतना ज्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए, खाली हमारा यहाँ तक टच हो जाए इतना बहुत है। नाक को बंद नहीं करना हमें, थोड़ा पिक्चर ज्यादा एडवांस ली गई है, मैं इसको पूरी तरीके से नहीं बताऊंगा। आप पहली स्टेज को देखिए, फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे हमारा जो है सिराबंद है, ये रहा, ठीक है। इसके आगे इसको धीरे धीरे काटा और जीभ को यहाँ पे आ गई, इतनी तो आप लोगों की भी आती होगी। थोड़ा सा ले जाओगे, हल्का सा जो हमारा हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, यहाँ पे हमारी जीभ टच कर रही है। अब धीरे धीरे जैसे कि ये जो सिराबंद है यहाँ का, इसको धीरे धीरे जब काटा गया तो पीछे सॉफ्ट पैलेट पे हमारी जीवा टच होने लग गई सेकंड स्टेज में। अब धीरे धीरे ये यहाँ पे जाकर के इस पॉइंट को टच करना है, ये जरूरी है, ये वाला पॉइंट। समझ आया आपको? जो मैंने गोला सर्कल बनाया है, यानी कि ये जो मैंने बना दिया है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमारी जीभ टच होनी चाहिए, ये है मेन खिचड़ी मुद्रा। आगे जाके नाक को बंद कर देना ये जरूरी नहीं है, ये इस फोटो में एक्स्ट्रा ले लिया गया है, लेकिन यहाँ पे टॉप पे टच होना चाहिए, इसको बोलते हैं खेचरी मुद्रा। खे का मत होता है, खे का जो सामान्य संस्कृत में भी अर्थ लिया जाता है, खे का मतलब होता है आकाश, ठीक है। आकाश के अंदर जो है अपना ले जाना, खे आकाश, चर विचरण करना, इसका पूरा मतलब क्या हुआ? खे चरी, आकाश में विचरण करना, खिचरी मुद्रा, ओके। तो हमारी जो जीभ है आगे पड़ी हुई है, उसको पीछे जो खाली स्थान है, आकाश खाली स्थान को ही बोलते हैं, वहां पे जीभ ले जाना, और वहां पे जीभ पीछे गई तो वो विचरण करना ही उसको बोलते हैं। और दूसरी तरीके से जो एडवांस लैंग्वेज बोलते हैं कि मन शांत हो जाता है, सुषमना प्रभावित हो जाती है, उसको भी खिचड़ी बोलते हैं। लेकिन सामान्य यही है कि जीभ को पीछे ले गए
और ऊपर का जो खाली स्थान है वहां पे ले गए, उसको खिचड़ी मुद्रा कहते हैं। कंसेप्ट में क्लियर होना चाहिए, चीजें याद हो जाएंगी, बुक सबके पास है, लेकिन बिना कंसेप्ट के कितनी बुक का रट्टा मार लो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली। इसलिए हमेशा कंसेप्ट के ऊपर काम करो। मेन बेसिक हमने कर लिया है, अब हम सूत्रों पे आते हैं। कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीत गा भ्रुव अंतर्गता दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। अब आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। जीभ को उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट करा दें। जो सोफ्ट पैलेट के पीछे वाला जो पार्ट है जो हमने अभी बताया, यानी कि ये वाला जो पार्ट है जहां पे जीभ गई हमारी, ये वाला जो पार्ट है उसको कपाल कुहर बोलते हैं। कि कपाल मतलब कि वहां पे हमारा ऊपर की खोपड़ी आ जाती है, कपाल वाला भाग आ जाता है, ठीक है, इसलिए कपाल कुहर। और तब दृष्टि को भ्रूमध्य में लगाने से, यानी कि हमारी दृष्टि की बात कही गई, भ्रूमध्य मतलब कि आईब्रो सेंटर, आईब्रो सेंटर में आपका दृष्टि होनी चाहिए, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। खेचरी मुद्रा की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सबको, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मैंने बताई दो चीजें की जाती हैं, एक तो बंद को काटेंगे और जीभ को लंबा करेंगे। उसके तीन तरीके हैं, वो अगले श्लोक में बताया गया है। छेदन चालन दो है ही कलाम क्रमेण वर्धयेतवात् सा यावत भ्रूमध्यम स्पर्शति तदा खेचरी सिद्धि ही। ठीक है, ज्यादा संस्कृत में मत उलझो, समझ आती है तो पढ़ो, नहीं तो हिंदी पढ़ लो, ठीक है। कि काटना, छेदन, चालन और दोहन, ये सीक्वेंस याद कर लेना, पेपर में सीक्वेंस आएगी। छेदन, चालन, दोहन, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा क्रमश से जीभ को तब तक बढ़ाते रहना चाहिए तब तक भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर ले, तब खेचरी सिद्ध होती है। अब भ्रूमध्य को यहाँ पे हम दो तरीके से देखेंगे। भ्रूमध्य जो सामान्य रूप से भ्रूमध्य को लिया जाता है, वो हम यहाँ पे अपना आईब्रो सेंटर को लिया जाता है। जैसे शायद ये बात जो हमारा एक उपनिषद है, योग कुंडलिनी उपनिषद है शायद, उसमें बताई गई है ये बात। मैं श्योर नहीं हूँ, थोड़ा डाउट है मुझे, शायद वही होना चाहिए। कि उसमें भ्रूमध्य में गले पे लपेट दो, इस तरीके से कई चीजें वहां पे बताई गई है। जीभ का आकार या तो यहाँ तक हो जाए, ये एक्सटर्नली हम देख सकते हैं कि यहाँ तक जब आ जाए तब हम मानेंगे कि हमारी खिचड़ी सिद्ध हो गई। और दूसरा जो एक्चुअल में लिया जाता है इंटरनली, इंटरनली जो मैंने अभी बताया, पीछे जाकर के जो पार्ट है जो मैंने बताया, वहां पे जो मैंने सर्कल बनाया था, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, उसको बोलेंगे भ्रूमध्य। देखिए मैं इस पिक्चर से दिखाना चाहूंगा आपको, ये रहा, इसको भी हम भ्रूमध्य की ही तुलना देंगे। दिखाई दिया होगा सबको जो मैंने अभी सर्कल बनाया, दिख रहा है सबको, बताएं। जी सर। यस ये सर। जी सर। सर इसको भी हम भ्रूमध्य की तुलना ही देंगे, ठीक है। तो दोनों कंसेप्ट लिए जाते हैं, कि आईब्रो सेंटर वाला कंसेप्ट भी लिया जाता है, और ज्यादा बेटर रहेगा अंदर वाला कंसेप्ट, अंदर भी आईब्रो सेंटर ही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया खिचड़ी मुद्रा का मेन कंसेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं कि छेदन, चालन, दोहन, तीन क्रियाएं हैं, इनको हम कैसे करेंगे। छेदन का मतलब काटना, अभी बताया था मैंने कि जो है अपना जीभ का, जो हमारी जीभ है, जीभ का जो नीचे का जो शिराबंद है उसको काटना, ठीक है, जो जीभ का नीचे वाला भाग जिसको रोक रहा है उसको काटना, छेदन। चालन का मतलब चलाना, दोहन का मतलब दोहना,
आप लोग गाय, जो लोग गांव से होंगे, जिन्होंने दूध निकाला होगा, दूध कैसे निकाला जाता है? जो धन होता है उसको दोहा जाता है, तभी तो जब हम स्टार्टिंग में उसको आराम आराम से धोते हैं तभी इसमें दूध आ जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोहना। इसी तरीके से जीभ को हम दोहते हैं, मतलब खींचेंगे, खींच के लंबा करेंगे। सिराबंद हटाया, चलाना और दोहना, इसका मेन पर्पज है लंबा करना जीभ को। और कब तक हमें लंबा करना है बताओ? कब पता चलेगा हाँ हमारी अब जीभ हमें इतनी ही चाहिए? उसकी क्या पहचान बताइए, बताओ जल्दी। भूमध्य में। मध्य में पहुंचने तक। वेरी गुड, जब तक वो भ्रू मध्य में स्पर्श ना कर जाए। अब ये छेदन चालन दोहन होता कैसे है उसकी डिटेल्स हम पढ़ते हैं। पेपर में पूछा गया, ये कई आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से। स्नुहि पत्र निभम शस्त्रम सुतीक्ष्णम स्निग्ध निर्मलम समादाय तत्स्तेन रोम मात्रम समुच्छिनेत। अब देखिए यहाँ पे रोम मात्र की बात कही गई है। बिल्कुल रोम का मतलब जैसे बाल होता है ना, बाल, बिल्कुल बाल की तरह काटना। ऐसा नहीं एक ही दिन में जीभ काट देनी है, वो तो उल्टा पड़ जाएगा। इससे अच्छा तो आप अभ्यास ना ही करो, और कोई करना भी मत मेरी सुन के। इसलिए बोलते हैं कि गुरु के निरीक्षण में करना चाहिए। यहाँ पे तो गुरु ऑनलाइन बैठा है और गुरु ने खुद भी नहीं किया, तो मैंने भी नहीं किया, मैंने भी सिर्फ पढ़ा है। इसलिए आप प्रैक्टिकल मत करना, कहीं पीछे से अपनी जीभ को काट के बैठ जाओ आप। ठीक है, तो अभी पढ़ने के लिए है ये। कोई अच्छा गुरु योग साधक मिले तो उसके आश्रम में जाओ और उनके सामने ये चीज करनी है। पीछे से एक्सपेरिमेंट नहीं करने, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। पहले बात तो उस लेवल के गुरु ही नहीं है, और गुरु हैं तो वो मिलते नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि स्नूही पत्र, यानी कि जो स्नूही का जो पत्र होता है, यानी कि पत्ता होता है, उसको तुअर भी बोलते हैं। ठीक है, पत्ता होता है जैसे अपना नीम का पत्ता, पीपल का पत्ता होते हैं, इसी तरीके से स्नूही नाम का एक पेड़ होता है, उसका पत्ता है। ठीक है, बहुत ही तीखा होता है, यानी कि तीक्ष्ण धार वाला, कांटे की तरह होता है वो। उसका पत्ता बिल्कुल तीखा, ऐसे करोगे तो हाथ भी कट जाएगा, ऐसे जल्दी में करोगे तो। वो पत्ता लेना है, और उसकी खासियत क्या है? स्निग्ध, वो चिकना है और निर्मल होगा। गंदा नहीं लेना है और रूखा भी नहीं लेना है, चिकना होना चाहिए। स्निग्ध यानी कि, और निर्मल यानी कि साफ होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए। शस्त्र लेकर, यानी कि वो शस्त्र की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है ब्लेड ले लोगे आप, तलवार ले लोगे, चाकू ले लोगे, ना 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 ना, शस्त्र नहीं है, नेचुरल चीज बताई गई है, पत्ता। ठीक है, उसके द्वारा जिह्वा मूल को बाल भर, बाल भर कितना होता है? जितना पतला हमारा बाल होता है ना, बाल, सिर का बाल, हेयर निकाल लो, अब उसकी कितनी मोटाई है देख लो, उतना बिल्कुल छोटा सा काटना है। अब काटने के बाद क्या करना है? उसके बाद सेंधा नमक तथा हरड़े के चूर्ण से, सेंधा नमक हमारे घर में मिल जाएगा, हरड़े का चूर्ण भी मिल जाएगा। इसको सामान्य रूप से हरड़ या हरतिका भी बोलते हैं, गांव में मिल जाएगी आराम से। त्रिफला में भी हरड़ पड़ती है। इनका चूर्ण लेना है, सेंधा नमक हो, हरड़ हो। हठरत्नावली में और डिटेल बताया गया, जब हठरत्नावली पढ़ेंगे तो उसमें निगम मैडम पढ़ाएगी, वहां पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ पे मोटा मोटा बताया गया है कि सेंधा नमक लो और हरड़े का चूर्ण लो, उससे जीवा का घर्षण करना है। घर्षण यानी कि खींचना है, दोहना है। फिर एक वीक के बाद दोबारा से फिर थोड़ा सा काट देना है। क्या बात समझ आई? कि स्नूही का पत्र लेना है, उसकी खासियत है कि वो चिकना होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। उससे सिराबंद को बाल भर काटना है, और फिर सेंधा नमक और हरड़े का चूर्ण से दोहना है, और 7 दिन रेगुलर दोहना है डेली। टाइम नहीं बताया गया 5 मिनट 10 मिनट, खाली ये बताया गया दोहना। सामान्य रूप से हम लगा लेते हैं 5-10 मिनट सामान्य होता है, 5-10 मिनट सुबह, 5-10 मिनट शाम को किया।
1 वीक के बाद फिर दोबारा से वो स्नोई का पत्ता लेना है, फिर बाल भर थोड़ा सा फिर काट देना है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा आगे श्लोक में बताया गया है, एवं क्रमेण षण्मासम नित्य युक्त समाचरेत षण्मासात मूल सिरा बंध है प्रणश्यति। इसका मतलब इस तरीके से 6 महीने तक, यानी कि वीक में 1 बार काटना है। 1 महीने में 4 वीक होते हैं और 6 महीने में मोटा मोटा लगभग 6 चुके 24, लगभग 25 बार हमने काटा एवरेज। तो जब इतनी बार करेंगे तो क्या होगा, 6 मास के अंदर जीवा मूल सिराबंद जो है वो हट जाएगा। ये जो सिराबंद है जो जीभ के नीचे है ये हट जाएगा। कितने दिन में हट जाएगा ये क्वेश्चन बनता है, बताइए। 6 मास 6 में। मंथ 6 महीने। में 6 महीने में। अगर यहीं पे सप्ताह में पूछा जाएगा तो कितने सप्ताह आएंगे? 24 25। एग्जैक्ट आंसर 24 आएगा, क्योंकि सामान्य रूप से 4 वीक 4 गिनते हैं। वैसे कईयों में 5 भी होते हैं, इसलिए मैंने 25 बोल दिया, लेकिन सामान्य 4 गिने जाते हैं, इसलिए राइट आंसर 24 रहेगा। ठीक है। आगे क्या बताया कि जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर के अंदर लगाना चाहिए। यह खिचड़ी मुद्रा होती है, इसे व्योम चक्र भी कहते हैं। इसी को ही व्योम चक्र है। जहां पे मैंने अभी इंटरनली बताया ना, जहां पे इंटरनली जीभ टच हो रही है उसी पॉइंट को व्योम चक्र कहते हैं। ये रहा, ये भी बनाया था ना मैंने, इसी को ही व्योम चक्र कहते हैं। जहां पे जीभ हमारे ऊपर वाले, यहाँ पे नोस्ट्रिल के जो नीचे वाले एरिया पे टच हुई, इस चक्र का क्या नाम है बताइए? व्योम चक्र। चक्र। व्योम चक्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्षण मात्र भी जीभ को ऊपर लगा के रखता है तो वो साधक विष, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा उसको नहीं आएगा। याद रख लेना, जहर का असर नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। मृत्यु, मृत्यु का मतलब होता है यहाँ पे अकाल मृत्यु, मतलब कि मृत्यु तो होगी लेकिन समय वाली मृत्यु होगी, बिना समय की मृत्यु नहीं होगी। बुढ़ापा उसको नहीं होगा, मतलब कि बुढ़ापा होगा, उम्र बढ़ेगी लेकिन वो फिर भी जवान की तरह रहेगा। न रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न सुधा तृषा न च मुद्रा भवेत् तस्य यो मुद्राम वेति खेचरी। कि न तो उसको रोग होगा, न मरण होगा, न ही तंद्रा आलस होगा, न ही नींद उसको सताएगी, न क्षुधा, न ही वो भूखा रहेगा, भूख प्यास उसको सताएगी, न तृषा, न ही प्यास उसको सताएगी। देखिए, तभी तो हमारे जो योग साधक होते हैं कई कई महीने तक गुफाओं में बैठे रहते हैं, जंगलों में, हिमालय में। वहां तो खाने के लिए कुछ नहीं होता लेकिन वो जीवित तो फिर भी रहते हैं। अब वो जीवित क्यों रहते हैं उसका कारण समझ आया आप लोगों को? क्यों रहते हैं वो जीवित? क्यों उनको भूख प्यास नहीं लगती वहां पे? वहां पे तो कोई उनकी पत्नी नहीं है, कोई बच्चे नहीं है जो उनकी सेवा करेंगे, तो क्यों नहीं होती बताइए? केचरी सिद्ध कर लिया उन्होंने। खेचरी मुद्रा सिद्धि कर लिए वो लोग। खेचरी मुद्रा सिद्ध कर लिया जिसकी वजह से उनको भूख प्यास आदि नहीं। और हमने प्राणायाम में पढ़ा था, शीतकारी प्राणायाम में भी, याद होगा आपको, वहां पर भी इस तरीके की जो सिद्धियां मिल जाती है। नैच मूर्छा भवेत् तस्य, मूर्छा बेहोशी भी नहीं होगी उसको। यो मुद्रा वेति खेचरी, उसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। ठीक है। तो रोग मरण तंद्रा निद्रा भूख प्यास मूर्छा आदि नहीं सताएगी। जो खेचरी मुद्रा को सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता, कर्म में लिप्त नहीं होता। कर्म का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट। अटैचमेंट नहीं होती, हाय 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 पैसा, हाय बीवी, हाय बच्चे, यानी कि जो कर्म में लिप्तता है ना, अटैचमेंट नहीं होती उसको, अटैचमेंट से दूर हो जाता है। वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाधित नहीं होता, मतलब कि मृत्यु आएगी तो आ जाएगी, तो भय जो है वो भय निकल जाएगा उसका। इसका ये बेनिफिट यहाँ पे बताया। आगे बताया कि चित्तम चरितम खे यस्मा जिह्वा चरति खे गता, यानी कि जैसे
चित्त शून्य में विचरण करता है। यहाँ पे शून्य का मतलब क्या बताया गया है, जिस योग दर्शन में आपने पढ़ा होगा, वृत्तियां। वृत्तियां हैं तो मतलब कि शून्य नहीं है, कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। जहाँ पे वृत्तियां समाप्त हो गई मतलब कि वहां पे योग हो गया। यहाँ पे वही बताया गया कि चित्त शून्य में विचरण करता है, वो वृत्तियां नहीं होंगी उसमें, मतलब कि पूरी तरीके से पीस एंड काम वाली कंडीशन रहेगी। जिह्वा कपाल कुहर में प्रविष्ट रहती है, कपाल कुहर में चली गई पीछे। इस मुद्रा को सिद्धि लोग खिचड़ी नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से उन्हीं बातों को घुमा घुमा के कहा गया है यहाँ पे। खिचड़ी मुद्रा के द्वारा जीभ को ऊपर ले जाकर जिस साधक ने कपाल कुहर को बंद कर लिया है, उसका बिंदु सुंदर स्त्री द्वारा आलिंगित होने पर विस्खलित। ये सिर्फ एक तुलना बताई गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती। पहले का जो भारत था पुरुष प्रधान देश था, इसीलिए वो ज्यादातर उनके उदाहरण पुरुष को प्रधान रखते हुए बनाए गए हैं। तो बिल्कुल भी जो स्त्री है वो इसको नेगेटिव ना समझे, ठीक है। क्योंकि जो लोग जिस वातावरण में रहेंगे वो उसी तरीके के तो एग्जाम्पल देंगे ना। तो उस समय पुरुष प्रधानता थी, इसलिए वो पुरुष लोग ज्यादा लोग योगाभ्यास करते थे या हठ योग के साधक होते थे, वो जंगलों में जाते थे, इसीलिए उनको तो सामने रखते हुए इस तरीके के एग्जाम्पल यहाँ पे रखे गए हैं। लेकिन योग साधिकाएं भी कर सकती हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है। ओके, मतलब कि स्त्री का प्रलोभन सबसे ज्यादा लुभाने वाला प्रलोभन माना गया है, जितने भी प्रलोभन होते हैं। आप देख सकते हो विश्वामित्र का उदाहरण, बड़े बड़े जो महायोगी रहे हैं वो लोग भी प्रलोभित हो गए हैं। तो मतलब कि खेचरी मुद्रा वो मुद्रा है, ये इस सबसे जो बड़ा प्रलोभन है, सबसे जो बड़ी आसक्ति है, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। मतलब कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में आ गया, आने के बाद में भी वो एक तरीके से उसको, वो एक अलग दुनिया में रहेगा, डिटैच रहेगा। मीठा खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, फीका खा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। आप धरती पे सो रहे हो, बेड पे सो रहे हो, छत पे सो रहे हो, घास फूसे में सो रहे हो, कांटे में सो रहे हो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो डिटैच हो चुका है। ये एग्जाम्पल सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, हर तरीके की आसक्ति से डिटैच हो जाता है, पूरी तरीके से विरक्त हो जाता है जो खिचड़ी मुद्रा का अभ्यासी होता है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, कदाचित वह बिंदु स्खलित हो भी जाए, बाय चांस जो बिंदु है, जो वीर्य है, जो हमारी टेस्टिस से निकलता है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, योनि मंडल तक पहुंच जाए, तो योनि मुद्रा के द्वारा, योनि मुद्रा यानी कि जो वज्रोली क्रिया है, आगे पढ़ेंगे हम, उसके द्वारा हम फोर्सफुली उसको वापस ले जा सकते। जो साधक स्थिर रहकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके सोमपान करता है, वह आधे महीने में ही मृत्यु को जीत लेता है। ये नेट का क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा साधक, यानी कि कितने महीने, कितने दिन खेचरी मुद्रा का अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 6 महीने से। 15 180 दिन। दिन। आधा महीना बोला है, महीना। 15 दिन आधा 15 महीना। दिन। 180 दिन। अरे एक महीने में कितने दिन होता है, 15 days। 15। 30 होता है, तो आधा महीने में 15 हुआ। दिमाग लगाओ ना, थोड़ा सा डब्बा है कईयों का। तो जिस साधक का शरीर प्रतिदिन सोम स्राव से भरा रहता है वह तक्षक, देखिए अभी जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे मैं आपका 5 मिनट और लूंगा, टाइम हो गया है, तो प्लीज बने रहिए ताकि कंसेप्ट में कोई कमी ना आए। अभी हम रिदम में चल रहे हैं तो आपको जल्दी जल्दी चीजें समझ आएंगी, कल दोबारा पढ़ाऊंगा तो फिर टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये हमने जो आते ही पढ़ा था इस डायग्राम से, कि हमारा पूरा शरीर सोम रस से भरा हुआ है, पूरे शरीर में फैला हुआ है। ठीक है, तो जिस साधक का शरीर सोम रस से परिपूर्ण है, उसको ऊपर तो बताया गया कि उसको बीमार नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी,
इतनी बड़ी बड़ी बातें बताई गई। यहाँ पे देखिए तक्षक जो एक सांप होता है, याद रख लेना, तक्षक के काटने पर भी विष नहीं चढ़ता। इतना शरीर का, जो योगी का शरीर बलवान हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी रहने से अग्नि, यानी कि लकड़ी है तभी तो आग जलेगी, लकड़ी समाप्त होगी तो कोयला बन गया, और राख बन गई तो वो थोड़ी जलेगा। तेल और बाती रहने से दीपक, जब तक तेल है या बाती है तभी तक तो दिया जलेगा, उसके बाद दिया नहीं जलेगा। उसी तरीके से सोमस्त्राव से पूर्ण साधक शरीर को आत्मा नहीं छोड़ती। मतलब कि जिस शरीर के अंदर सोम रस है वो आत्मा शरीर को नहीं छोड़ेगी। यानी कि इसी का हम उल्टा अगर हम थोड़ा सोचते हैं, आत्मा शरीर को कब छोड़ेगी, इसका आंसर क्या रहेगा? जब बताइए। सोमरस रस नहीं है शरीर में। हाँ, जब सोम रस का शरीर में अभाव हो जाएगा या पूर्ण समाप्त हो जाएगा तब आत्मा छोड़े। इसकी यही तो देखो कंसेप्ट समझ आया ना, जो मैं मृत्यु वाला कंसेप्ट बोल रहा था स्टार्टिंग में। अब शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक दो बार और पढ़ लेना फिर वो क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा रह गया है, 2 बज गए हैं, तो मैं अपनी क्लास को यहीं ओवर करूंगा। कल हम थोड़ा सर स्पीड में पढ़ेंगे। हाँ सर जी। 1 मिनट, जो आपने एक बोला ना श्लोक जिसमें 15 दिन का ये हुआ था, तो वो श्लोक जरा दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे आप? अध्वजीवा कुछ ऐसा था स्टार्ट उसका। ये रख। हाँ हाँ सर, इसमें कौन से शब्द में है उसका उल्लेख? मास और देव मैं आधे मास में ये रहा। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आधा मास है ना? हाँ हाँ सर, थैंक यू सर। ओके जी, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताइए, फिर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और क्लास को ओवर करते हैं फिर। सर एक एक डाउट था सर, आपने बताया कि 16 पंखुड़ियां होती है, 16 दल है, पर आज्ञा चक्र को तो 2 ही दल है ना सर, ऐसे तो हम देखते वो हैं अलग तो। है, अलग है। अलग ये अलग अलग। ग्रंथों में अलग अलग दलों का वर्णन किया गया है। आप योग राजोपनिषद में जब मयंक सर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे भी देखना, वहां पे 9 चक्र बताए गए हैं। कईयों में अलग अलग चक्र, सिद्ध सिद्धांत पत्ति में तो अनगिनत तो बहुत सारे चक्र बताए गए हैं। अनगिनत होती है चक्रों की संख्या। मुख्य रूप से 6 चक्र होते हैं, 6 के बाद में 7, फिर 8, फिर 9, इस तरीके से। ठीक है, हाँ सर, धन्यवाद सर। ओके वेलकम। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप सभी लोग एक्टिवली उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ओके, तो आप मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, खिचड़ी मुद्रा को खिचड़ी मुद्रा क्यों कहते हैं? और जिसका मैं नाम लूं वो कैमरा खोल के आंसर करेगा। ध्यान रखिएगा, कैमरा खोल के रिस्पॉन्स करना है। काजल जी बताइए। मनोज पाल जी बताइए। जी सर, इसे खेचरी मुद्रा को दूसरे अवकाश में वितरण करते हैं, इस तरीके से ऐसे बोला है। आवाज काफी कम आ रही है आपकी, तुरंत खोला करो, बहुत टाइम लगा लेते माइक खोलने में। नहीं समझ आया मुझे अभी तक ठीक से कंसेप्ट। काजल जी आप बताइए। सर खा का मतलब होता है आकाश, और मतलब चरी मतलब वो मतलब विचरण करना होता है सर, तो मतलब आकाश में विचरण करना, इस वजह से उसको खेचरी मुद्रा कहा जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। थैंक यू। अब मुझे वो कंसेप्ट बताइए जो मैंने शिव संहिता का आपको बताया कि किस तरीके से सोमरस बढ़ता है। वो कंसेप्ट कौन बता सकता है? हाथ उठाएगा कोई? देखता हूँ कितने लोग उस कंसेप्ट को समझा सकते हैं। वो कंसेप्ट समझ में आ गया तो मतलब आपको ये चीज आगे समझ में। सिर्फ 4 लोग ने हाथ उठाया, 5 लोग ने। मनीषा जी, भवेश जी, निशा जी, रश्मि जी, लक्ष्मी जी, शालिनी जी, अनुभूति जी, पुष्पा जी। बाकी लोग भैया ऐसे बैठे हैं क्लास में, इतना आराम से पढ़ा है आज हमने, कुछ ज्यादा भी नहीं पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा है टॉपिक। वो भी याद नहीं हुआ आपको अभी तक? ऐसे एग्जाम नहीं निकलेगा।
अनुभूति जी बताइए। जी सर। सोम मंडल आज्ञा चक्र के स्थान पर होता है। वहां से अमृत निकलता है, वो 2 नलिका द्वारा एक सीधा स्टमक में जाता है, सूर्यमंडल में भस्म हो जाता है, और दूसरा पूरे शरीर में फैल जाता है। और इसी को रोकने के लिए सोमरस यानी कि अमृत को गिरने से रोकने के लिए रोकने से आयु को बढ़ाया जाता है, और उसे वेस्ट होने से बचाया जाता है। इसका रिलेशन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने आज्ञा चक्र के साथ कोरिलेट किया, वो अलग ठीक नहीं रहेगा। इसमें थोड़ा सा और सुधार कौन करेगा? पवन जी करेंगे। चलिए, बाकी आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी गुड। ये सर सोममंडल से जो सोममंडल से जो रस टपकती है, उस रस को क्या है, टपक रही है हमारा नाभि मंडल में जो है वो भस्म होता है। तो अगर हम खेचड़ी मुद्रा अगर अभ्यास करेंगे तो सोमरस मतलब बचा रहेगा, जिससे हमारा आयु क्या होगा, बटेगा, सोमरस बचेगा, आयु भी दीर्घ हो जाएगा, और जितने बहुत सा लाभ बताए हैं सर। ठीक है, अच्छा बताया, और अच्छा हो सकता था। अच्छा, मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे सभी लोग, सोम रस अगर शरीर में है तो उसकी बेनिफिट क्या है? सभी लोग मैसेज करें। रोगो मरणम तंत्र नमिनिन। मैडम मैसेज करें प्लीज। वेरी गुड, आपको श्लोक याद है, बहुत अच्छा लगा मुझे। संध्या, वेरी गुड, सर्व रोग नाश। और बताएं, काजल जी, निखिल जी, लक्ष्मी जी, वेरी गुड, विशाल सिंह, हेट राम, तुकेश जी, मनोज जी, अरुणा जी, शालिनी जी, वेरी गुड। चलिए, शालिनी यादव जी बताएंगे। आओ शालिनी जी सामने बताइए। यस सर। जी बताइए। सर, विष और सर्वरोग नाशक होता है और इससे बुढ़ापा भी जल्दी नहीं आता है। ठीक है जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक 15 दिन की बात कही गई है, 15 दिन अगर हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो वाली लाइनें कोई दोहराएगा? सोनिया शाह जी बताएंगे उन लाइनों को। चलिए, सोनिया जी को याद होंगे, बड़ी इंटेलिजेंट लड़की हैं, बताइए। जी सर, जो भी इनका अभ्यास करता है तो वो मृत्यु को जीत लेता है, ऐसे कहा गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक 6 महीने की बात कही गई है, ठीक है। 6 महीने में मुझे आप बताएंगे, लक्ष्मी जी बताएंगे। चलिए, आओ लक्ष्मी जी, आज भी पार्क में बैठे हो क्या? देखना चाहूंगा आपको मैं। ट्रैवल कर रही हूँ सर, घर जा रही हूँ मैं। हाँ, डेली का काम हो गया, भाग भाग के क्लास लेना है। हाँ यस सर, क्वेश्चन चलिए, क्या था सर, एक बार और रिपीट करिए। 6 महीने की बात कही गई है, वो कहाँ पे कही गई है? खिचड़ी मुद्रा में। सर, लगातार हम 6 महीने तक अभ्यास करते हैं तो मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता है। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा काम। अच्छा ये है सर, छेदन चालन दोहन करते हैं तो जो जिह्वा बंद है वो समाप्त हो जाता है। फिर उसके ठीक बाद है, जो हमारी जीभ है वो कपाल गुहा तक पहुंच जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अब देख के चीटिंग कर गए आप हैं। भवेश जी बताएंगे थोड़ा याद और आ अच्छे गया। से। चीटिंग कर रहे हो, याद नहीं आया। भवेश जी बताएंगे, चलो। भवेश जी ड्राइव कर रहे होंगे। हम्म उषा श्री जी बताइए। सर 6 महीने अगर लगातार वो फ्रेन्यूलम को अगर कट करते हैं और ये मिल्किंग जो दोहन है ये करते हैं, जैसे कट करना, चालन और दोहन, ये 3 चीज करते हैं लगातार 6 महीने के लिए, तो वो जिह्वा इतना लंबा हो जाता है कि ये कंप्लीटली वो कपालकुहर को रीच कर सकता है। वेरी गुड। चलिए, छेदन चालन दोहन की जो प्रक्रिया है, इसको कौन समझा सकता है? हैंड रेज करें, देखना चाहूंगा पूरी क्लास में। आज हमने यही पढ़ा है, कुछ हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है।
कौन कौन इसको समझा सकता है अच्छे से कैमरा खोल के? हाँ, बहुत अच्छे से जी। फिर 4-5 लोग गिने चुने हाथ उठा रहे हो, ऐसा क्यों भैया? प्रहलाद जी आओ, सामने आओ प्रहलाद जी। जी शॉर्ट में बताइए जी सर। हाँ सर जी, वो बताया है जो एक पत्ता बताया था, उस की सहायता से जो बंद लगा हुआ है उस बंद को काटने के बाद वो तो हो गया अपना छेदन क्रिया हो गया, छेदन क्रिया। और इसमें आपने 2 चीजें बताई थी जिनका हरड़ थी, उसका वो पेस्ट बना के उसको दोहन करना है, चालन करना है। अच्छा बताया, लेकिन और डिटेल में बताया जा सकता है चीजें, तो मुझे और कौन बताएगा? मिनेश साहू जी बताएंगे, चलिए मिनेश साहू जी बताइए। मिनेश जी नहीं उठा रहे हैं, संध्या जी बताइए चलिए। सर जो इसको और पत्ता अच्छे होता से। है वो सूही पेड़ का जो पत्ता होता है वो उसको किसी का माइक ऑन है, तो वो उसे पहले से ही धार रहे, उसको आप निर्मल मतलब स्वच्छ होना चाहिए वो, उससे जीवाबंद को एक बाल जितना बारीक कट लगाना चाहिए सिर्फ, और वो 7-7 दिन के बाद ही आपको करना है। और वो कट लगाने के बाद भी उसको सेंधव मिर्च या मेरे पास हल्दी बोला है लेकिन आपने कुछ और बोला, उससे उसको घर्षण करके, ताकि वो इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ऐसे 7 दिनों के बाद 6 महीने तक आपको करना है, और उसके साथ आपको जीभ का दोहन भी करना है जिससे वो लंबी हो, जब तक कि वो कपाल कुहर में ना जाए तब तक 6 महीने ये प्रोसीजर करना है सर। ठीक है, तब तक वो भ्रूमध्य को स्पर्श ना कर जाए, ठीक है? भ्रूमध्य का, यस सर यस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा है। ऐसे ही अपनी पढ़ाई को बना के रखो और नोट्स साथ साथ में बनाओ, बाद में नहीं होगा। हमारे टीचर बोलते थे कि सोने से पहले नोट्स बन जाने चाहिए, क्योंकि सोने के बाद में आधा डेटा हमारे माइंड से स्किप हो जाता है। इसलिए रात को सोने से पहले आज हमने जो जो क्लासें की हैं उनके नोट्स बना लो। अगले दिन पे छोड़ दिया तो 40 से 50% डेटा गायब हो जाएगा। जो मैंने जो एग्जाम्पल दिए हैं वो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग से गायब हो जाएंगे, और आज ही आप लिखोगे तो वो एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में रहेंगे, तो आपकी नोट्स की क्वालिटी होगी। इसलिए सोने से पहले ही नोट्स बनाना। कौन कौन बनाएगा नोट्स आज? हैंड रेज करो, कौन कौन नोट्स बनाएगा? इसमें तो सबके हो जाने चाहिए ना हाथ खड़े। इसमें भी कई के रहेंगे तो भैया फिर हम नहीं कह सकते। नोट्स 2 तरीके के बनाओ करो। एक तो क्लास 2 नोट्स होते हैं, एक होते हैं रफ नोट्स, एक होते हैं फेयर नोट्स। रफ नोट्स तो आपने अभी लिखे होंगे ना, जैसे मैंने क्लास कराई आप साथ साथ में लिख रहे होंगे, वो होते हैं रफ नोट्स। उसकी कॉपी भी अलग रखा करो डेट वाइज। और शाम को जब आप बैठ के लिखोगे फेयर नोट्स, अपना रेड पेन लेके, ब्लैक पेन लेके, ब्लू पेन लेकर के अच्छे से जब उनको लिखते हैं फेयर नोट्स, ठीक है? तो दोनों नोट्स पे अच्छे से वर्क किया करो। मैं कभी कभी चेक भी कर लेता हूँ बीच में कैमरा खुलवा के। मैं मंडे को चेक करूंगा आपके नोट्स का, ठीक है? और हम कल पीएचडी की क्लास करेंगे। कल संडे है ना? नहीं, आज क्या डे है?